आज हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे। देखो बच्चों, हम इसको चैप्टर के अकॉर्डिंग जितना इजी तरीके से हो सकेगा उतना इजी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। देखो, गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट 1931 में शुरू किया था। अब ये क्यों शुरू किया, इसके बारे में सबसे पहले हम जानते हैं। इसका सबसे पहला रीजन था साइमन कमीशन। इसका थोड़ा बैकग्राउंड जानते हैं। देखो, नेशनल मूवमेंट चल ही रहा था, तो क्या हुआ, ब्रिटिश गवर्नमेंट टाइम टू टाइम रिफॉर्म्स के लिए कुछ एक्ट्स लाती रहती थी। ठीक है, ऐसा ही एक एक्ट 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म एक्ट के नाम से आया। अब देखो, इस एक्ट में यह कहा गया कि 10 साल बाद हम एक कमीशन बनाएंगे जो ये देखने आएगा कि इस एक्ट के अकॉर्डिंग कितना काम किया गया है, कैसे किया गया है और आगे क्या रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। लेकिन सिचुएशंस कुछ ऐसी बन गई कि 10 साल पूरे होने से पहले ही 1927 में ये कमीशन बन गया। अब देखो, इस कमीशन को 3 फरवरी 1928 को आना था, लेकिन इंडियंस को ये थोड़ा पसंद नहीं आ रहा था। अब आप पूछोगे क्यों, तो देखो, ये इंडियंस की स्थिति चेक करने के लिए और इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म्स लाने के लिए आ रहा था, जैसा कि आपको पता है। लेकिन सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात ये थी कि इसमें कोई इंडियन मेंबर ही नहीं था। मतलब हमारे लिए कानून और हमारा ही कोई मेंबर नहीं, ये तो गलत बात है। अब इसके बाद इंडियंस को आया बड़ा गुस्सा। कांग्रेस ने क्या किया, पहले ही 1927 में चेन्नई सेशन में यह डिसाइड किया कि इस कमीशन का बॉयकॉट करेंगे। जब ये बेचारा कमीशन यहाँ आया तो सभी पार्टीज जैसे कि मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, कांग्रेस सभी एकजुट हो गई और उन सब ने कमीशन के लोगों का बॉयकॉट किया। जहां जहां ये कमीशन गया वहां इसको साइमन कमीशन गो बैक या साइमन कमीशन वापस जाओ के नारे सुनाई दिए। अब देखो, ब्रिटिश गवर्नमेंट सोचे कि ये लोग तो अपनी बेइज्जती करवाने लग गए, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पूरे जोरों शोरों से इसको दबाने की कोशिश की। अब ये प्रोटेस्ट तो चल रहा था, लेकिन इसी बीच देश को एक बड़ा घाटा हो गया। हुआ क्या कि पंजाब में थोड़े से उम्रदराज हो चुके लाला लाजपत राय साइमन कमीशन के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे। अब वो आगे ही आगे चल रहे थे, तभी सैंडर्स नाम के पुलिस ऑफिसर ने वहां लाठीचार्ज करने के लिए परमिशन दे दी। तो लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय को एक के बाद एक लाठी पड़ गई। अब लाला जी इतने घायल हो गए कि इसके बाद लाला जी की डेथ हो गई। अब साइमन कमीशन तो वापस चला गया, लेकिन अपनी कुछ रिकमेंडेशन देके चला गया। अब देखो, यहाँ थोड़ा ध्यान से समझना, क्योंकि मैंने देखा है ज्यादातर टीचर्स इस पोर्शन को स्किप कर रहे हैं, लेकिन आप थोड़ा ध्यान से समझोगे तो समझ में आ जाएगा। देखो, सबसे पहले आप बड़ी पिक्चर देखो। देखो क्या था, उस टाइम पर इंडिया में कुछ जगह ऐसी थी जिन पर राजा शासन कर रहे थे, मतलब राजा लोग उन पर रूल कर रहे थे। कुछ कुछ भाग ऐसे थे जो सीधे ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर आ रहे थे, उनको बोलते थे ब्रिटिश प्रोविंस यानी ब्रिटिश प्रांत। और साइमन कमीशन जब इंडिया आया तो इन प्रांतों में जो भी मैटर्स थे, जैसे कि एजुकेशन, एग्रीकल्चर वगैरह वगैरह, ये जो मैटर्स थे ये दो पार्ट्स में थे। एक पार्ट तो इंडिया के मंत्रियों को दिया गया जो इंडिया से चुन लिए गए, और दूसरा पार्ट जो था उस पर ब्रिटिशर्स का कब्जा था। अब देखो, इस कमीशन ने ये बोला कि ये जो डायआर्की है, मतलब दो भागों में जो बांटना है, इसको अबॉलिश करो यानी खत्म करो, और ये जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं इनको कुछ ऑटोनॉमी दो। ठीक है, दूसरी मांग इन्होंने ये की कि प्रांतों में जो लेजिस्लेटिव काउंसिल हैं इनमें मेंबर्स की संख्या बढ़ाओ। तीसरी बात इन्होंने ये बोली कि प्रिंसली स्टेट्स जो हैं उनको फेडरल गवर्नमेंट यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट का पार्ट बनाओ। चौथी बात इन्होंने ये बोली कि गवर्नर जनरल अपनी कैबिनेट में मेंबर्स को सेलेक्ट और अपॉइंट कर सकेगा। जैसे अपने पीएम की कैबिनेट होती है, वैसे ही गवर्नर जनरल की भी कैबिनेट होती थी। ठीक, पांचवी बात, ब्रिटिश सोल्जर्स और ऑफिसर्स इंडियन रेजिमेंट में रहेंगे। और छठवीं बात, हाई कोर्ट्स को सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर लाया जाएगा। अब यहाँ तक तो सब निपट गया, लेकिन इंडियंस के मन में एक बात बड़ी खटक रही थी। इंडियंस ने पूछा, भाई अंग्रेजों, ये बताओ कि साइमन कमीशन में 7 मेंबर थे, तो एक भी मेंबर इंडियन क्यों नहीं था? एक को शामिल कर लेते, क्या चला जाता? तब अंग्रेजों की तरफ से बर्किन हेड ने ये बोला कि तुम इंडियंस हमेशा लड़ते रहते हो, सारे कास्ट, क्लास, रिलीजन, पार्टीज, इन सब के लोग किसी एक मुद्दे पर कभी अग्री ही नहीं करते, मैं किस किस को शामिल करता? अब इंडियंस ने बोला, ऐसे कैसे? अच्छा, अगर हम सारे लोग मिलकर के एक कॉन्स्टिट्यूशन बना करके दें तो तुम उसको लागू कर दोगे? ब्रिटिशर्स ने कहा, कर लेंगे, बनाकर तो लाओ। अब सारी पार्टीज ने मिलकर के 1928 में एक कॉन्फ्रेंस की, जिसको बोलते हैं ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस। अब देखो इसमें कौन कौन आया। इसमें कांग्रेस के सारे लीडर्स, मुस्लिम लीग के सारे लीडर्स, हिंदू महासभा, डिप्रेस्ड क्लास, ये सब आए। इन्होंने मिलकर एक कमेटी बनाई और उस कमेटी का हेड बनाया मोतीलाल नेहरू को। अब इस ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस ने मिलकर एक रिपोर्ट दी, जिसे बोलते हैं नेहरू रिपोर्ट। इस रिपोर्ट में इन्होंने बोला कि इंडिया को डोमिनियन स्टेटस दो, मतलब इंडियंस ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर रहकर सेल्फ गवर्नमेंट चलाएंगे, और 1 साल में इस पर फैसला सुनाने की कही।
अब जब ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से कोई रेस्पॉन्स नहीं आया तो कांग्रेस ने कलकत्ता सेशन के थ्रू एक वार्निंग दी। कांग्रेस ने कहा कि या तो नेहरू रिपोर्ट को एक्सेप्ट कर लो, नहीं तो हम प्रोटेस्ट करेंगे। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1 साल तक कोई रेस्पॉन्स नहीं दिया तो कांग्रेस को बड़ा गुस्सा आया। कांग्रेस ने कहा कि अब हमें डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, अब हमें पूर्ण स्वराज चाहिए, अब तुम लोगों की शक्ल भी नहीं देखनी, चलो तुम लोग हमारे देश से बाहर निकलो। 1929 में कांग्रेस का लाहौर सेशन हुआ, जिसके प्रेसिडेंट JL नेहरू बने। यहीं नेहरू जी ने रावी नदी के तट पर तिरंगा भी फहराया और यहाँ इन्होंने यह तय किया कि हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को स्टार्ट करेंगे। और कांग्रेस का मेन एम पूर्ण स्वराज यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस को बनाया गया। सारे मेंबर्स ने लेजिस्लेचर से रिजाइन कर दिया। इसमें यह डिसाइड किया गया 26 जनवरी को हम सब हर साल पूर्ण स्वराज दिवस यानी डे ऑफ इंडिपेंडेंस मनाएंगे। अब आप सोचोगे कि इंडिपेंडेंस डे तो हम 15 अगस्त को मनाते हैं, तो आप 26 जनवरी क्यों कह रही हो? देखो क्या हुआ था कि अंग्रेजों ने हमें इंडिपेंडेंस 15 अगस्त को दी। अब देखो ऐसा तो था नहीं कि हम अंग्रेजों से बोल देते कि आप कुछ महीनों और चाय पानी पियो, बाद में दे देना, ऐसा तो था नहीं। और ये डेट हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट थी, तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को इसी दिन लागू करेंगे। मतलब अपना कॉन्स्टिट्यूशन 26 नवंबर को तैयार हो गया था, लेकिन हमने इसको लागू किया 26 जनवरी, ताकि हम इस डेट को हमेशा याद रख सकें। तो अब वापस आते हैं सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट पर। इसका मतलब होता है कि हम गवर्नमेंट की किसी भी बात को नहीं मानेंगे और हम गवर्नमेंट के कानूनों को तोड़ेंगे, लेकिन नॉन वायलेंस के साथ में। अब देखो, गांधी जी ने उठाया सॉल्ट टैक्स बिल। इसको 1882 में लाया गया था। इसमें क्या था कि गरीब आदमी से लेकर अमीर आदमी तक कोई भी नमक नहीं बनाएगा। नमक बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट के पास था और गवर्नमेंट इस पर हैवी टैक्स लगा रही थी। ये बात सभी लोगों को इफेक्ट कर रही थी, लेकिन गरीबों पर इसका ज़्यादा इफेक्ट पड़ रहा था। क्यों? क्योंकि गरीब लोग महंगे फूड आइटम्स नहीं खरीद सकते और अपने सिंपल से फूड में अगर उनको नमक भी ना मिले, ये तो बड़ी गलत बात है। गांधी जी ने इसी मुद्दे को उठाया और साबरमती से दांडी तक 240 मील की पैदल यात्रा करना डिसाइड किया गया। गांधी जी ने सोचा कि दांडी जाकर, जो कि समुद्र के किनारे था, नमक बनाएंगे और इस कानून को तोड़ेंगे। तो वे 12 मार्च 1930 को अपने 78 साथियों के साथ साबरमती से निकल पड़े। गांधी जी साबरमती आश्रम से यह बोलकर निकले कि जब तक मैं अपने देश को आज़ाद नहीं करवा दूंगा तब तक यहाँ लौट कर नहीं आऊँगा। लेकिन गांधी जी साबरमती आश्रम फिर कभी नहीं आ सके। खैर, अब देखो 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी दांडी पहुंचे। गांधी जी ने दांडी पहुंचकर एक हांडी के नीचे आग जलाई और समुद्र का पानी लेकर नमक बनाया और नमक कानून तोड़कर इस मूवमेंट की शुरुआत की। इसमें कुछ बातें कही गई, जैसे नमक कानून को सभी लोग तोड़ेंगे, शराब को बॉयकॉट करेंगे, विदेशी सामान और कपड़ों को बॉयकॉट करेंगे और चरखा इस वक्त इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल का सिंबल बन गया था, और लैंड रिवेन्यूज और टैक्स पेज नहीं करेंगे। देखो, इससे पहले हमने नॉन कॉपरेट मूवमेंट को पढ़ा। उसमें हमने देखा कि हमने कुछ चीज़ें छोड़ी और कुछ चीज़ें अपनाई, लेकिन ये जो मूवमेंट है ये उससे थोड़ा अलग है। क्यों? क्योंकि इसमें हम टैक्स और लैंड रिवेन्यूज को पे नहीं कर रहे हैं और कुछ बहुत सारे लॉज को तोड़ रहे हैं। अब इसकी प्रोग्रेस के बारे में जानते हैं। इसमें काफ़ी बड़ी संख्या में लोगों ने पार्टिसिपेट किया। बहुत सारे लॉज को तोड़ा गया, जैसे नमक कानून को तो पूरे देश में ही तोड़ा गया। इसके साथ ही महाराष्ट्र, कर्नाटक और सेंट्रल प्रोविडेंस में फॉरेस्ट लॉज को भी मानने से मना कर दिया और ईस्टर्न इंडिया के लोगों ने चौकीदारी टैक्स देने से मना कर दिया। ये क्या होता था? देखो देखो, ईस्टर्न इंडिया के गाँव में जहाँ पुलिस नहीं होती थी, ब्रिटिशर्स ने एक चौकीदार रखा था। ये चौकीदार चौकीदारी कम और चोरी ज़्यादा करता था, मतलब एक नंबर का चोर था। अब लोग कुछ कह नहीं पा रहे थे। जब ये मूवमेंट चला तो लोगों ने इस चौकीदार को निकाल फेंका और चौकीदारी टैक्स देने से भी मना कर दिया। लोगों ने फॉरेन गुड्स का बॉयकॉट किया, प्रदर्शन किए, धरने दिए, शराब की दुकानों के आगे धरने दिए और ब्रिटिश गवर्नमेंट की नाक में दम करके रख दिया। साथ ही नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में पठानों ने खान अब्दुल गफ्फार खान या फ्रंटियर गांधी की लीडरशिप में नॉन वायलेंट तरीके से स्ट्रगल को आगे बढ़ाया। इन्होंने यहाँ खुदाई खिदमतगार सोसाइटी बनाई। अब इस सोसाइटी या खुदाई खिदमतगार जो थी, इसके लोग लाल कपड़े पहनते थे, इसीलिए इसको रेड शर्ट्स भी कहा जाता था। मणिपुर और नागालैंड के लोगों ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया। मतलब ये कि देश के हर कोने में ये मूवमेंट फैल चुका था। अंग्रेजों ने इसको बहुत बुरे तरीके से सप्रेस किया। आज की बुक के अकॉर्डिंग 90,000 सत्याग्रहियों को जेल में डाल दिया गया। इसमें कांग्रेस लीडर्स भी शामिल थे। अब देखो, कांग्रेस को इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया, प्रेस पर भी रेस्ट्रिक्शंस लगा दिए गए और कई जगह पर लोगों पर फायरिंग भी की गई। इसी बीच 1931 में साइमन कमीशन की डिस्कस करने के लिए और रिफॉर्म्स पर बात करने के लिए फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस इंग्लैंड में हुई।
लेकिन कांग्रेस इस वक्त इस मूवमेंट में बिजी थी, तो कांग्रेस ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। बाकी दल तो पहुंच गए थे लेकिन कांग्रेस नहीं पहुंची। अब देखो, कांग्रेस के पीछे पूरा का पूरा इंडिया घूम रहा है। अब जब कांग्रेस ही नहीं आई तो इस कॉन्फ्रेंस का भी कोई मतलब नहीं रहा। ठीक है, तो ये फेल हो गई, ऐसे बोल सकते हैं कि इसमें कोई भी डिसीजन लिया नहीं गया। अब ब्रिटिश पीएम ने ये सोचा कि इंडिया में चल क्या रहा है, तो लॉर्ड इरविन को ऑर्डर्स दिए कि इस मूवमेंट को रोका जाए और सिचुएशन को कंट्रोल में लाया जाए। अब गांधी जी इस वक्त जेल में थे, तो इरविन ने गांधी जी से नेगोशिएट करने की कोशिश की। अब उसने कहा कि गांधी जी बात मान लीजिए, बहुत अशांति है, चलो मिलकर बात करते हैं और शांति बनाते हैं। तब 5 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट हुआ, जिसमें कुछ बातें गांधी जी ने मानी और कुछ बातें गवर्नर जनरल ने मानी। इसमें ब्रिटिशर्स ने माना कि सारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स को फ्री करेंगे, सिवाय उनके जिन्होंने वायलेंस की है, मतलब जिन्होंने मर्डर या फिर ऐसे ही किसी खतरनाक काम को किया है, उनको हम नहीं छोड़ेंगे। दूसरा, शराब की दुकानें और फॉरेन गुड्स की दुकानों के सामने लोग पीसफुली धरना दे सकेंगे और सत्याग्रहियों की हड़पी गई प्रॉपर्टीज को वापस दे देंगे। और चौथा ये कि समुद्र के किनारे रह रहे लोग सॉल्ट मैन्युफैक्चर कर सकेंगे। और गांधी जी ने ये माना कि हम सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को वापस ले लेंगे। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस पार्टिसिपेट भी करेगी, और पुलिस जो है उसने जो भी गलत तरीके से काम किए हैं या फिर ज्यादती की है उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए दबाव भी नहीं बनाएंगे। सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 7 सितंबर से दिसंबर 1931 तक हुई थी। इसमें कांग्रेस की तरफ से गांधी जी ने पार्टिसिपेट किया। देखो, हम यहाँ क्या मांग रहे थे, पूर्ण स्वराज, लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सारा पासा पलट दिया। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने डोमिनियन स्टेटस देने तक से मना कर दिया। और गांधी जी ने देखा कि सारी पार्टीज अपने वेलफेयर के लिए सब कुछ मांग रही हैं, मतलब सबको अपनी अपनी पड़ी है। गांधी जी को काफी डिसअपॉइंटमेंट हुई। गांधी जी को लगा कि अपने साथ धोखा हुआ है, और गांधी जी उदास होकर खाली हाथ वापस आ गए। मतलब इसमें कोई डिसीजन नहीं लिया गया। जब गांधी जी वापस आए तो उन्होंने वायसराय विलिंगडन से बात करने की कोशिश की, लेकिन उसने बात करने से मना कर दिया। जब गांधी जी ने और कांग्रेस के लीडर्स ने इस मूवमेंट को दोबारा चलाने की कोशिश की तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस बार कोई मौका नहीं दिया और सभी लोगों को पकड़कर जेल में डाल दिया। कांग्रेस को इलीगल डिक्लेयर कर दिया गया और ये मूवमेंट खत्म हो गया। देखो, माना हम इस मूवमेंट से फ्रीडम तो नहीं पा सके, लेकिन इसका काफी इम्पैक्ट पड़ा। अब देखो, इसके इम्पैक्ट के बारे में जानते हैं। सबसे पहला ये कि लोगों में फ्रीडम स्ट्रगल के लिए सेंटिमेंट्स अब काफी स्ट्रांग हो गए थे। सभी लोगों में पैट्रियोटिज्म की फीलिंग जाग गई थी, जो कि आज़ादी तक चलती रही। देखो, इस मूवमेंट में कंट्री में हर इंसान ने, चाहे वो वर्कर हो, व्यापारी हो, ट्राइबल एरिया का कोई इंसान हो या फिर औरतें हो, सभी ने पार्टिसिपेट किया। इसी मूवमेंट में प्रभात फेरीज काफी पॉपुलर हुई। इनमें क्या होता था कि सभी आदमी और औरतें मिलकर पूरे गांव में पैट्रियोटिक सॉन्ग्स गाते हुए घूमते थे। इस मूवमेंट के दौरान औरतों की कंडीशन में और डिप्रेस्ड क्लास की कंडीशन में काफी सुधार हुआ। कांग्रेस इससे काफी पॉपुलर हो गई थी, और इसका फायदा कांग्रेस को लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्शंस में मिला। और एक फायदा ये हुआ कि गवर्नमेंट नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन रिफॉर्म, जिसको द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 कहते हैं, लेकर आई। इसमें फेडरेशन के प्रिंसिपल को इंट्रोड्यूस किया और प्रांतों को ऑटोनॉमी दी गई। टोटल ऑल हम बोलें तो लोग दबे नहीं, बल्कि गवर्नमेंट के खिलाफ नए मूवमेंट लाने के लिए और ज़्यादा तैयार हो गए। आई होप आपको ये वीडियो यहाँ तक समझ में आई होगी। अगर कुछ ना समझ आए तो आप मुझे कमेंट करना, मैं आपके आंसर करूँगी। ठीक है, आज की वीडियो में